अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू बायोलॉजीज लाइफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन्स। ठीक है कि जैसे अब बोन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है पूरा वो बोन्स से मिलकर बना। हमारी बॉडी में 206 बोन्स है। ठीक है, इसके अलावा कार्टिलेज मौजूद है, लिगामेंट्स और कॉर्ड वगैरह बॉडी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी एक्चुअल सपोर्ट है जिसकी वजह से बॉडी शेप में है, जिसकी वजह से बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, बॉडी मूव करती है, वो एक्चुअली बोन्स है। अब बोन्स क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या किसी एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है कि कोई बोन जो है वो अगर ब्रेक हो जाती है, अच्छा उसको हम कहते हैं बोन का फ्रैक्चर होना। ठीक है, अच्छा बोन का जो फ्रैक्चर का जो वर्ड है ना, फ्रैक्चर वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड था फ्रैक्चुरा, उससे हमने इसको इवॉल्व किया है। इसका मतलब है ब्रेक या ब्रोकन, ये टूटा हुआ, ये टूटा। फ्रैक्चर जो वर्ड है वो यहाँ लैटिन वर्ड है और यहाँ से हमने बोन जो है वो फ्रैक्चर का वर्ड जो है वो यूज़ करना शुरू किया। अच्छा, अगर मोस्टली जो बोन की जो फ्रैक्चर होता है वो बच्चों में नहीं इतना जल्दी होता, बड़ों में अडल्ट्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर वो मिल्क की वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट आयरन वगैरह की डिपोजिशन की वजह से ज़रा बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन बच्चों में भी ये हो जाता है अगर उनके ऊपर इंजरी ऐसी कोई आ जाए, गिर जाना, या जो यंग वंस होते हैं अगर उनकी डाइट में अच्छे सप्लीमेंट्स ना हो, या कोई ऐसी चोट लगे, कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से जो है वो हड्डी का मुड़ जाना, ब्रेक हो जाना जो है वो कॉमन है इनमें। ठीक है, फ्रैक्चर होना। और जो ओल्ड एज होती है उसमें क्या होता है कि क्योंकि वक्त के साथ साथ आपकी पूरी स्किन ढल रही है, उसमें कोलाजन की कमी आ रही है, वो लटक रही है, उसकी इलास्टिसिटी जो वो लूज़ होती जा रही है, आपकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारे जो है वो फंक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो रहे हैं। इस तरह क्या हो गया, आपकी बोन्स भी जो होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थिन होती जाती हैं और वीक होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्योंकि ब्रोकन बोन्स के बारे में, फ्रैक्चरिंग के बारे में। फ्रैक्चर कैसी होती है, बोन फ्रैक्चर तो हो गई, वो तो चले बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई भी फ्रैक्चर का रीज़न हो सकता है। बोन को फ्रैक्चर होने के बाद हीलिंग, उसका टाइम और क्या फॉर्मेशन होती है, बोन की फॉर्मेशन दोबारा कैसे होती है, वो अपने दोबारा हील होकर अपनी शेप में कैसे वापस आती है, ये आज हमारा टॉपिक है। अच्छा, अब जो फ्रैक्चर है ना, अगर किसी बोन में कोई क्रैक आ गया है या वो टूट गई है तो उसको दो तरीके से हम उसको हील करते हैं। सबसे पहले उसका जो स्टेप होता है वो होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है बोन को वापस अपनी शेप में लाना, उसको अपनी जगह पे वापस लाना, दोबारा से बोन का बनना। और उसके बाद रीअलाइनमेंट का मतलब है कि उसको अपनी शेप, उसके अपनी फंक्शनिंग में लाना। ठीक है, अब रिडक्शन जो है सबसे पहला स्टेप है बोन की फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट में। रिडक्शन दो तरीक़ों से होती है, एक होती है क्लोज, एक होती है ओपन। क्लोज का मतलब है जिसमें हम कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं कर रहे, हम बॉडी को कट नहीं कर रहे, बल्कि बॉडी जिस फॉर्म में है, जैसे अगर सपोज के हाथ की कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई है तो उसको बाहर से फिजिकली जो है वो हमने फोर्स के साथ जो है वो उसको दोबारा अपनी जगह पे ले आए हैं। यानी वो फ्रैक्चर इस तरह का था, जैसे अक्सर होता है कि डिसलोकेट हो जाना, कोई हड्डी डिसलोकेट अपनी जगह से हिल गई है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी हाथों की मदद से चेक करते हैं कि इस जगह से हिली है और वहाँ पे उसके जॉइंट पे वापस उसको ला के फिक्स कर देते हैं। इसको हम कहते हैं क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन का मतलब होता है कि पूरी सर्जरी की परफॉर्म, जैसे कोई अक्सर होता है कि टांगों की जो हड्डियाँ टूट जाना, उसमें क्या होता है कि जो हमारी टांगें हैं ना, इनकी जो हड्डियाँ ये होती भी बहुत मजबूत है, लेकिन अगर जो टूट जाए तो इनको आप फिज़िकली नहीं इतनी जल्दी जोड़ सकते हो। तो अगर वो हड्डी इस तरह टूटी है कि उसके बहुत सारे पार्ट्स टूटे हैं, उसको काफ़ी अच्छा क्रैक आया है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें क्या होगा कि उसको अब वो टूटी हुई हड्डी को अच्छे तरीके से जोड़ना है। वो उसके ये नहीं हुआ कि वो अपनी जगह से डिसलोकेट हुई है, बल्कि क्या हुआ है कि वो बीच में से टूटी है। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें उसको कट लगा के वहाँ से खोल के मसल्स को वहाँ पे हमें हड्डी को जोड़ना होगा। अब यहाँ पे हड्डियाँ कैसे जुड़ती हैं, और हम क्या करते हैं, पिन्स और वायर्स के थ्रू, जो सर्जन्स होते हैं पिन और वायर के थ्रू जो है वो हड्डियों को अपनी जगहों पे जोड़ते हैं, या उनके दरमियान में कोई प्लेट डालते हैं, उनके दरमियान में कनेक्शन। अगर वहाँ से जगह खाली हो गई, सपोज़ एक हड्डी थी, सपोज़ ये हड्डी थी, ठीक है, ये टूट गई इधर से, अब ये इतना हिस्सा जो है वो एक दूसरे से जुदा हो गया, यहाँ पे कोई प्लेट डल जाएगी और क्या होगा, इन दोनों हिस्सों को उस वायर्स और पिन के साथ जो है वो जोड़ के ये पूरी हड्डी की जो है वो दोबारा से जो है वो शेप आ जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं ओपन रिडक्शन। क्लोज में ये था, हमने कोई सर्जरी नहीं की, हमने क्या किया, हड्डी को जहाँ से वो टूटी थी या जहाँ से वो डिसलोकेट हुई थी वहाँ पे उसको वापस ले आए और उसको उसके जॉइंट तक पहुँचा दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि जब आप रिडक्शन कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, रीअलाइनमेंट। उसको अपनी जगह पे लाना है
और उसको अपनी जगह पे ला के आपने उसको वहाँ पे फ्रीज़ कर देना। कैसे करना है, इमोबिलाइज़ कर देते हैं हम उसको। क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर, अक्सर देखा होगा लोगों को प्लास्टर चढ़े हुए होते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे कि वो जब हड्डी जोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो कास्ट बना देते हैं, और जिससे क्या होता है कि हड्डी अपनी जगह पे रहेगी। अब वो जब तक ठीक नहीं ना हो जाएगी कम्प्लीटली, तब तक हमने उसको हिलने नहीं देना, क्योंकि वो हिलेगी, हो सकता है उस पर कोई बर्डन पड़े, वो टूट जाए दोबारा। अब वो बड़ी कमज़ोर हालत में है, उसने फ्रैक्चर को भी हील करना है और उसने अपनी जो है वो जगह दोबारा अपनी लेनी है, जिसके लिए क्या आएगा, हम उसे इमोबिलाइज यानी कि उसकी मूवमेंट को ख़त्म कर देंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है वो लेयर्स चढ़ा देंगे, उसको प्लस्तर कर देंगे और उसको हम इमोबिलाइज कर देंगे। जो हीलिंग टाइम है ना वो किसी भी मोस्टली हड्डियों का वो 8 से 12 वीक्स होता है। लेकिन अगर हमारे हाथों की कोई हड्डी हो या कलाइयों की हड्डी हो, रिस्ट की कोई फ्रैक्चर हो, तो 6 से 8 हफ्ते में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हड्डी बहुत बड़ी है या हड्डी बहुत भारी है या वो ऐसी जगह पे मौजूद है कि जहाँ पे जो है उसके बॉडी का वेट उठाया हुआ है, जैसे हमारी टांगों की जो हड्डियाँ होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो टिबिया को देखा गया कि अगर टिबिया जो होती है हमारी जो टांग की फ्रंट साइड 2 हड्डियाँ होती हैं ना, नीचे वाले फीमर के बाद में नीचे होती है टिबिया और फिब्यूला। तो जो टिबिया होती है ना वो आगे की तरफ होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो टिबिया जो है वो फ्रैक्चर होती है, तो उसकी जो फ्रैक्चर के बाद जो रिपेयर है ना वो 20 वीक्स या इससे भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है, अगर वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है तो। ठीक है, जितनी बड़ी और जितनी मजबूत हड्डी होगी और उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा दोबारा हील होने में। अच्छा, अब रिपेयर कैसा होता है, एक हड्डी जब टूटी है, सिंपल एक फ्रैक्चर आया, छोटा फ्रैक्चर आया, तो उसमें रिपेयरिंग कैसे होती है। ठीक है, उसके 4 फेजेस बताए मैं। सबसे पहले बताया हुआ हीमाटोमा। सबसे पहले है हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीम का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड। हीमाटोमा का मतलब होता है क्लोटेड ब्लड का एक ऐसा मास जिसकी कोई शेप ना हो, जो क्लोट की फॉर्म में हो। सबसे पहले जब हड्डी टूटी है ना, तो क्या होगा, हड्डी के टूटने की वजह से ना, अब हड्डी हमें बाहर तो लग रहा है कि सिर्फ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक जो है वो स्ट्रक्चर है और अंदर से शायद वो खोखली है, खाली है। ऐसे नहीं होता, हड्डी के अंदर बोन मैरो भी होता है, हड्डी के अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, हड्डियों के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट की भी होती हैं। ठीक है, तभी तो वो हड्डियाँ जो हैं वो अंदर से मजबूत होती हैं। जब हम उसको ब्लड हम और किस तरह उसको न्यूट्रिएंट मिलना है, हड्डियों के ऊपर कैल्शियम कैसे आनी, फॉस्फेट कैसे डिपॉजिट होनी है, क्योंकि उनके अंदर से ब्लड पास करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हड्डियाँ ने भी बॉडी के साथ साथ ग्रो करना है, बॉडी के साथ साथ अगर बॉडी को सपोर्ट करना है तो उनके अंदर इनफ कैल्शियम और फॉस्फेट की जो है वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या है कि हड्डियों के अंदर से भी ब्लड वेसल्स गुजरती हैं। जब जैसे हड्डी टूटी तो क्या होगा कि सबसे पहले जो उसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी वो फटेंगी, और उसकी अब जब हड्डी टूटेगी तो ऑब्वियसली ये तो नहीं ना होगा कि वहीं इस तरह उसके अंदर की ब्लड वेसल टूटेंगी, जो उसके अराउंड ब्लड वेसल्स थी उन पे भी प्रेशर आएगा, वो भी फट सकती हैं, टूट सकती हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि हैमरेज होगा। हैमरेज कहते हैं ब्लड का वेसल के बाहर फ्लो करना। अगर एक वेसल है, ये सपोज एक वेसल है ना, ब्लड वेसल, इससे बाहर अगर ये फट गई, सपोज ये आगे जा रही थी, ये फट गई, ठीक है, अब ये जो ब्लड है ना इसमें से बाहर आना शुरू हो गया, इसको हम कहते हैं हैमरेज। ब्लड वेसल से बाहर अगर ब्लड का फ्लो हो जाए टिश्यू के अंदर, बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं हैमरेज। फिर क्या होगा, सबसे पहले ब्लड वेसल फटेगी तो हैमरेज ही होना है, हैमरेज हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि ब्लड का क्लॉट बनना। अब आगे जैसे ब्लड वेसल्स के बाहर निकलता है ब्लड, तो क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उसको क्लॉट बनाना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का क्लॉट बनेगा जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो उसके जब यहाँ पे ब्लड नहीं पास होगा, यहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, फ्रैक्चर हो गया है, वहाँ पे बोन भी टूट गई है, वहाँ पे ब्लड वेसल फट गई हैं, तो उस एरिया में फूड सप्लाई जो होगी सेल्स को वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो सेल्स क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू कर देंगे। और जो फ्रैक्चर वाली एरिया होगा, यानी अगर हाथ पे फ्रैक्चर हुआ या टांगों पे कहीं पे भी फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पे दर्द और स्वेलिंग नज़र आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन। कैलिस फॉर्मेशन में क्या है कि जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, हड्डी का टूट जाना, ब्लड वेसल का फट जाना, हैमरेज बनना और वहाँ पे सेल की डेथ होना, उसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल। फिब्रोब्लास्ट सेल क्या होते हैं, ब्लास्ट का मतलब होता है सेल्स जो कि इमेच्योर एम्ब्रायोनिक है, वो जो उनको ज़रूरत पड़ेगी जिस फॉर्म में भी जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं। फिब्रोब्लास्ट सेल क्या होंगे, ये फाइब्रस सेल होते हैं, यानी कि फाइबर वाले सेल होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं टिश्यूज़ को, ऑर्गन को बॉडी के अंदर। ठीक है, इनका काम होता है कि जहाँ कहीं पर भी टिश्यूज़ या किसी बॉडी के अंदर ऑर्गन जो है वो अपनी जगह से हट गए हैं या कहीं पर भी सपोर्ट देने की ज़रूरत है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर फिब्रोब्लास्ट सेल जो है वो पहुँच जाएंगे मदद करने के लिए। अब वहाँ पे क्या होगा,
सॉफ्ट कैलस का मतलब होता है सॉफ्ट सी बॉन बन। अब ऐसा ऐसा वहाँ पे क्या होगा, पुरानी बॉन जो है वो टूटी है, अब वहाँ पे नई बॉन बनी है। जो जब बॉन अपनी सॉफ्ट सी फॉर्म में होगी उसको हम कहते हैं कैलस, ठीक है। उसकी कोई शेप नहीं होगी, उसकी कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसलिए हम उसको कहते हैं कैलस। कैलस का मतलब होता है इमॉर्फस, जिसकी कोई शेप ना हो, प्रॉपर शेप ना हो, और जो सॉफ्ट से सेल हो उनको हम कैलस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कैलस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ताकि दोबारा से क्या हो, वहाँ पे जो है वो एक दोबारा बॉन बन जाए। अच्छा, कुछ दिनों के बाद और कैपलरीज क्या होंगी, उस कैलस के अंदर से मूव करना शुरू करेंगी, और फिर वो कैपलरीज क्या करेंगी, उसके अराउंड जो डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। जैसे कोई इमारत गिरती है तो क्या होता है, उसका जो ईंटें मलबा वगैरह गिरता है तो उसको उठाया जाता है। तो डेब्रिस यहाँ पे क्या होगा, कैपलरीज जब वहाँ से पास करेंगी, यहाँ से अगर सपोज ये बॉन थी, यहाँ से कैपलरीज पास करेंगी तो वो जो सारा अंदर का जो गंद वगैरह होगा उसको भी जब वो आगे आगे ग्रो करती जाएंगी तो वो उसको आगे की तरफ धकेलती जाएंगी, और आगे से आगे उसको रिमूव करती जाएंगी, और वहाँ पे जो है वो कैलस ग्रो करता जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो कैलस थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो फ्रैक्चर साइट है, जो पहले फ्रैक्चर हो गई थी, ठीक है, टूट गई थी, उसको वहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से वहाँ पे ब्लड वेसल बननी शुरू हो जाएंगी। और जो फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और ब्लास्ट का मतलब सेल, बोन बनाने वाले सेल वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे बोन बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद है बोनी कैलस फॉर्मेशन। अब ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कौन से सेल थे, ऑस्टियो मीन बोन, ठीक है, इधर भी ऑस्टियो, इसका मतलब ये बोन से रिलेटेड सेल हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन बनाने वाले। अब अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत जगह पे ये एमकेट में भी आता है, एफएससी के पेपर्स में भी आता है। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का क्या डिफरेंस है, ब्लास्ट से याद रखना है आपने बनाने वाले, और क्लास से यहाँ पे याद रखना है खाने वाले। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल है जो बोन बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल हैं जो टूटी हुई बोन को के सेल को खाते हैं, ठीक है, यानी वो खा के वहाँ से टूटे हुए पुराने सेल्स को रिमूव कर देंगे, और जो ऑस्टियोब्लास्ट होंगे वहाँ पे नए सेल बोन के बना देंगे। अब क्या होगा विद द कैपलरीज, जो उसके अंदर ब्लड आ रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट उस फ्रैक्चर वाली साइड पे आते जाएंगे, वहाँ पे नए सेल बनाते जाएंगे, पुरानों को रिमूव करते जाएंगे, और आहिस्ता 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 क्या होगा कि उसके अंदर कैल्शियम और दोबारा फॉस्फेट आयन की डिपोजिशन होगी, और कैलस, बोनी कैलस जो पहले सॉफ्ट था, अब उसको ज़रा थोड़ी बोनी कैलस की फॉर्म में यानी हार्ड कैलस की जो है वो शक्ल देनी शुरू कर देंगे। बोन फॉर्मेशन बिगेन फ्यू डेज आफ्टर इंजरी, यानी इंजरी के कुछ दिन बाद, ये नहीं कि ऑन द स्पॉट शुरू हो जाती, कुछ दिनों के बाद अगर हम अच्छी डाइट देंगे पेशेंट को तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा अच्छे जो है वो फिब्रोब्लास्ट की जो है अमाउंट बनेगी, ज़्यादा अच्छी ऑस्टियोब्लास्ट की अमाउंट मिलेगी, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उसकी बोन भी हार्ड बनेगी, और जल्दी बनना जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और तब तक ये सब प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि बोन अच्छी तरीके से हार्ड ना हो जाए, ठीक है। जब दोबारा बोन हार्ड हो जाएगी तो ये तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, और उसके बाद ये 2-3 महीने तक आगे तक ये चलता रहता है प्रोसेस। उसके बाद है रीमॉडलिंग। अब ये बोन बन गई है, अब इसको दोबारा उसी शक्ल में लाना है, ठीक है। आफ्टर 7 मंथ बोनी कैलस इज़ रिमोल्डेड बाय द एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन, यानी इसके ऊपर कैल्शियम और फॉस्फेट की लेयर्स चढ़ा के इसको दोबारा, अगर एक बोन उसका जो था वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था तो उसको, अब उसको ये इस तरह का सॉफ्ट सा कैलस था, उसको दोबारा पहले वाली फॉर्म में लाना। उसकी पहली वाली फॉर्म थी ये वाली, ठीक है, उसको दोबारा, सॉरी मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ हाथ में, इस वजह से मुझसे ज़रा कोई ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही। इस फॉर्म में लाने के लिए अब ये जो थोड़ा सा इसको रीमोल्ड करने के लिए, ये बोनी कैलस तो बन गया, सॉफ्ट कैलस था, ये बोनी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसको दोबारा इस शक्ल में लाने के लिए क्या होगा, कुछ अरसे के लिए इसके ऊपर कैल्शियम, फॉस्फेट, आयन, ब्लड सारा कुछ इसके ऊपर आता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, और फाइनल स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि अनब्रोकन बोन। जैसे अगर पहले वो बोन इस तरह दिखती थी, तो अगर सॉफ्ट कैलस बनने के बाद वो ऐसी दिख रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स, उसके ऊपर ब्लड, उसके ऊपर कैल्शियम आयन और पोटाशियम आयन, जो सॉरी पोटाशियम कह रही, फॉस्फेट आयन आके डिपॉजिट होते जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि वो बोन जो है वो पहले की तरह ऐसी दिखेगी जैसे वो फ्रैक्चर होने से पहले थी, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो है इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो समझ लें कि सबसे पहले क्या होगा, बोन टूटेगी तो सबसे पहले हीमाटोमा फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड जो है वो बाहर आ जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, बन जाएगा, जिसकी वजह से क्लॉट बनेगा, क्लॉट की वजह से वहाँ पे सेल को जो है वो फूड नहीं मिलेगी, फूड ना मिलने की वजह से जो पेन होती है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और वो जगह स्वेल हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कैपलरीज ग्रो करेंगी, और वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन बनाने वाले सेल जो हैं वो आएंगे, और ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे
पुराने सेल्स को खाने के लिए, और ऑस्टियोब्लास्ट और फिब्रोब्लास्ट आएंगे वहाँ पे नए सेल बनाने के लिए, ठीक है। और ऐसा ऐसा वहाँ से बोन टूटी हुई थी वहाँ पे दोबारा कैपिलरीज ग्रो करेंगी और वो सारा मलबा हटाते जाएंगे और नए सेल बनाते जाएंगे। करते करते वो क्या होगा, वो जो सॉफ्ट बोन थी वो आहिस्ता आहिस्ता बोनी कैलस में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो तब तक होती रहेगी जब तक कि वो हार्ड ना हो जाए। और हार्ड होने के बाद क्या किया जाएगा, उसको दोबारा उसकी शेप दी जाएगी और वो पहली वाली बोन जैसी बिल्कुल वैसी बन जाएगी। थैंक यू।